हाय, हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एकदम गांव देहात की सच्ची घटित कहानी है। सलेमपुर नाम का एक गांव है, वहां पर एक ऐसी भटकती आत्मा है जिसने पूरे गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। प्लस उस आत्मा ने एक औरत की जिंदगी तबाह कर रखी है। ना ही उस औरत को मार रही है, ना ही उस औरत को जिंदा छोड़ रही है। वह आत्मा उस औरत को बहुत ज्यादा सता रही है। उस आत्मा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक आए, लेकिन वे सारे लोग फेल हो गए। उस आत्मा को किसी ने भी अपने कंट्रोल में नहीं किया। आत्मा ने बहुत भयानक तांडव मचाया एक घर परिवार के ऊपर, और उस घर की दशा को देखकर पूरे गांव वाले रो पड़ते थे। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सलेमपुर में एक फैमिली थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी। उसमें जनार्दन नाम के एक आदमी थे, उनकी माँ और उनकी वाइफ, तीनों जन एकदम अच्छे से रह रहे थे। जनार्दन जी को 7 साल बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने मदन रखा। मदन के जन्म के समय उसकी माँ का बहुत सारा ब्लड निकल चुका था, वह बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी और उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो गया था। और बहुत पहले डॉक्टर वगैरह भी उतने अच्छे मिलते नहीं थे, इसीलिए उनका जो इलाज था वह ठीक से नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे के साथ 10 साल गुजारा। मदन जब 11 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़ दी, यानी कि दुनिया छोड़ दी। अब मदन एकदम से अकेला हो गया। वह अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज था। मदन की जो दादी थी वह भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। उन्होंने फैसला लिया कि मदन को नई माँ लाके देंगे, यानी कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। जनार्दन जी ने हमेशा अपनी माँ को मना किया और बोला कि देखो माँ, तुम दूसरी शादी करा दोगी तो पता नहीं दूसरी बेबी आएगी तो कैसी होगी, वह मदन का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी या उसे परेशान करेगी, हम लोगों को यह सारी चीजें नहीं पता है। तो बेहतर है कि मैं और तुम दोनों मिलकर मदन की परवरिश करेंगे। लेकिन मदन की दादी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको शादी करना पड़ेगा बेटा, जहाँ मैं बोलूँगी तुम वहाँ करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कोई रहे और मदन को भी एक माँ मिल जाए। तुम दोनों के लिए कुछ तो सहारा होना चाहिए। दोस्तों, जनार्दन जी की माँ बहुत ज़्यादा हठी थी। उन्होंने अपने बेटे को मनाया और किसी रिश्तेदार के यहाँ ही शादी करवा दिया अपने बेटे का। जब नई दुल्हन घर पे आई तो उसने मदन को देखा तो मदन को अपना लिया, क्योंकि मदन काफी ज्यादा अच्छा था और मदन ने भी अपनी नई माँ को अपना लिया। इन लोगों का घर परिवार फिर से नॉर्मल चलने लगा। कुछ समय बाद मदन की दादी दुनिया छोड़ दी। मदन का एज 18 साल हो गया था, तब जाके उसको एक और छोटा भाई हुआ। जो छोटा वाला लड़का था उसका नाम गोपाल था और गोपाल मदन से पूरे 18 साल छोटा था। लेकिन दोनों भाई थे, मदन अपने भाई को बहुत ज्यादा मानता था। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, वे लोग 18, 19, 20 साल की हो जाते थे तो उनकी शादी हो जाती थी। मतलब बहुत कम लोग 23-24 तक रुकते थे, पहले ही शादी हो जाती थी। मदन जो था वह 20 या 21 साल का था तब उसकी शादी मतलब फिक्स हो गई, शादी हो भी गई। और उसकी बीवी जब घर पे आई तो उसने घर का जो भी माहौल था उसको एकदम चेंज कर दिया। कहने का मतलब यह है कि मदन की जो वाइफ थी वह बहुत ज्यादा झगड़ालू थी। उसको हर छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम होती थी। उसने अपनी सौतेली माँ को नहीं अपनाया। मदन को वह हमेशा अपने कंट्रोल में रखती थी। और रहा सवाल गोपाल का, तो गोपाल 2 या 3 साल का बच्चा था।
वह अपने भाभी के पास जाता था तो भाभी उससे डांट के फटकार के भगा देती थी। अब यहाँ पे गोपाल की माँ और गोपाल दोनों एक साथ रहने लगे और रहा सवाल गोपाल के पिता का, तो उन्होंने भी कुछ ही समय में दुनिया छोड़ दिया। अब घर में बंटवारा हो गया और मदन की वाइफ एक तरफ, गोपाल और गोपाल की माँ एक तरफ। ये लोग बस ऐसे ही चल रहे थे। कुछ समय बाद मदन को एक बेटी हुई। गोपाल भी छोटा था और मदन की जो बेटी हुई थी वो भी छोटे थे, दोनों साथ में बड़े हो रहे थे। इन दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मदन की जो बेटी थी वह शायद 1.5 साल की थी और गोपाल 4-5 साल का था, कुछ मतलब ऐसा ही था। ये दोनों साथ में बड़े हो रहे थे और जो मदन था वह हमेशा कोलकाता रहता था। कोलकाता में किसी फैक्ट्री में वह काम करता था। वह कभी कभार घर आता था और यहाँ पे मदन की जो वाइफ थी वह हमेशा राज करती थी। वह किसी से डरती नहीं थी, हमेशा गोपाल को और गोपाल की माँ को डरा के रहती थी। मतलब जो अच्छा वाला मकान था उसमें वह खुद रहती थी और हमेशा बोलती थी कि यह सारा चीज मेरे ससुर का बनाया हुआ है, इस पे मेरा हक है क्योंकि मेरे ससुर की पहली बीबी के हम बहू है, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। और रहा सवाल गोपाल तुम्हारा और तुम्हारी माँ का, तो तुम दोनों झोपड़ी में रहोगे क्योंकि तुम लोग का कुछ भी नहीं है। और सच में गोपाल और गोपाल की माँ को झोपड़ी में रहना पड़ा। यहाँ पे गोपाल की माँ कुछ भी नहीं बोलती थी, वह एकदम शांत रहती थी क्योंकि वह स्टार्टिंग से शांत थी। वह चाहती थी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और रहा सवाल गांव समाज का, तो गांव समाज भी कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वे लोग बोलते थे कि आपके घरेलू मैटर है तो आप लोग आपस में ही समझो। धीरे धीरे समय कटा और ये दोनों छोटे बच्चे काफी बड़े हो गए और गोपाल जब 16 या 17 साल का हुआ तो उसने डिसाइड किया कि माँ मैं जाऊंगा कमाने और मैं रहूंगा अपने भाई के पास शहर में, वहां पे काम धंधा वगैरह करूंगा। और रहा सवाल घर का, तो तुम घर पे रहो माँ, तुम घर पे रहो, मैं कमा के जब लौटूंगा तो बहुत सारा पैसा लाऊंगा और हम लोग भी एक अच्छे मकान बनाएंगे और उस मकान में रहेंगे। यहाँ पे गोपाल बचपन से ही अकेला रहा था, इसीलिए उसका भी मन था कि अच्छा कमाऊं, अच्छा घर रहे जिसमें मैं और माँ आराम से रहे, हमारी भी लाइफ बढ़िया निकले, सुखी निकले। वह बार बार अपनी माँ को बोलता था जब वह छोटा था कि माँ मैं कमाने जाऊं क्या, मैं ये करूं मैं वो करूं, तो उसकी माँ हमेशा उससे मना कर देती थी। लेकिन गोपाल जब 17-18 साल का हो गया तब वह जिद करके अपने बड़े भाई के पास कोलकाता पहुंचा और उसने अपने भाई से बोल के छोटी मोटी नौकरी कर ली। दोस्तों घर पे दोनों भाई बंटवारे में रहते थे लेकिन शहर में दोनों एक साथ रहते थे क्योंकि भाइयों में प्यार था। रहा सवाल गोपाल का, तो गोपाल काफी समय से कोलकाता में रहा, उसने अच्छा काम सीखा, उसने काम धंधा वगैरह भी अच्छा किया और वह अपने भाई से आगे निकल गया। गोपाल को बहुत सारे पैसे मिलते थे और वह धीरे धीरे गांव में उसने अच्छा घर बना लिया। यह देखते से रेखा जो थी ना उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती थी, हमेशा चाय चाय करती थी और अपने पति को बोलती थी। और गोपाल को देखो वह बहुत कम एज का है, उसने अच्छा घर बना लिया, ऐसा वैसा मतलब बहुत ज्यादा तुलना करती थी। और जो गोपाल की भतीजी थी मदन की बेटी, वह भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी शादी के लायक, वह लड़की भी हूबहू अपने माँ जैसी हो रही थी। दोस्तों गोपाल घर बनाने के बाद से वह फिर चला गया बाहर कमाने के लिए और गोपाल की जो माँ थी वह सोच रही थी कि इस बार बेटा आएगा तो उसकी मैं शादी करा दूंगी किसी अच्छी लड़की से। गोपाल कुछ महीनों बाद घर लौटा और वह अकेले नहीं आया था, वह किसी के साथ आया था। उसने अपनी माँ से मिलवाया उस लड़की को और बोला कि देखो माँ इसका नाम देवी है और मैंने इससे शादी कर लिया है। मैं जब गया था शहर तभी से मैं इसको पसंद करता था और यह भी मुझे पसंद करती थी, तो मैंने सोचा कि जब घर बनी गया है तो तुमको भी
सेवा सत्कार के लिए बहू चाहिए, तो मैं बहू लेके आ गया हूँ। यहाँ पे गोपाल की माँ देवी को देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, आ जाओ। और यह चीज रेखा को बर्दाश्त नहीं हुआ। रेखा ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि जो नई लड़की आई है वह डायन है, क्योंकि कोलकाता में ज्यादातर लड़कियां डायन होती हैं और वह जादू टोना करके गोपाल को फंसा ली है, उसके बाद शादी करके आ गई है यहाँ पे। गांव के जो लोग थे वह स्टार्टिंग में तो नहीं माने, लेकिन रेखा के बार बार बोलने पे गांव के लोगों के दिमाग में भी यह चीज भर गया। गांव वाले देवी और गोपाल की माँ से दूरी बना के रहते थे, फिर भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन लोगों की लाइफ ना ऐसी नॉर्मली ठीक कट रही थी, लेकिन जो रेखा थी वह बहुत परेशान थी। उसके अंदर ना जलन भरा हुआ था, वह हमेशा लड़ने का ना तरीका ढूंढती थी। छोटी छोटी बातों पे रेखा बहुत लड़ती थी और इधर देवी बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी। उसका भी जो बर्दाश्त करने का सीमा था वह पार हो चुका था। उसने भी अपना मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे दोनों दयादिन यानी कि देवरानी जेठानी में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। एक दिन की बात है, बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई हुआ। ऐसा लगा कि मार हो जाएगा, लेकिन मार होते होते बच गया। दोस्तों, जब आधी रात हुआ तब रेखा को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि गोपाल ने इतना अच्छा घर बनाया है, इतनी सारी उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना उसको मैं हथिया लूं। इसीलिए उसने क्या किया कि लालटेन उठाया और जो गोपाल के घर के सामने जो अनाज रखा हुआ था उसमें उसने लालटेन फेंक दिया। जो अनाज था वह धू धू करके जलने लगा। जब लोगों को पता चला कि आग लगी है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अनाज की आग सामने वाले मतलब जो घर था उसमें पकड़ लिया। अब हुआ क्या, उस घर में गोपाल की माँ सो रही थी और वह भी आग के लपेट में आ गई और उन्होंने भी दुनिया छोड़ दिया। लकीली जो देवी थी वह बाथरूम के लिए बाहर निकली हुई थी। मतलब पहले क्या होता था कि जितनी भी घर की औरतें थी वह सुबह शाम बाथरूम के लिए बाहर जाया करती थी, और उस रात देवी का पेट खराब था, इसीलिए उसको 2-3 बार बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो वह अकेले उठ के बाथरूम के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन बहुत दूर नहीं गई थी। वह थोड़ी ही दूरी पे गई थी, यानी अपने घर के पीछे वाले खेत में गई थी। जब देवी ने देखा कि आग लगी हुई है तो वह उधर से दौड़ के आ रही थी। जब देवी आग की तरफ भागने लगी आग को बुझाने के लिए, तब उसने पाया कि उसकी जो जेठानी थी और जेठानी की बेटी, वह दोनों लोग मुंह ढके हुए भाग रहे थे अपने घर। अब यहाँ पे हुआ क्या, रेखा और देवी आमने सामने आ गए। रेखा को समझ में आ गया कि देवी देख चुकी है तो वह गांव वालों को बता देगी, इसीलिए रेखा देवी को पकड़ ली और रेखा की बेटी दोनों लोगों ने देवी को आग में ढकेल दिया। यहाँ पे देवी चिल्ला रही थी और गांव वाले भी जग गए थे। गांव वाले भी पानी वानी लेकर दौड़े आग को बुझाने के लिए। तब तक आग बहुत ज्यादा भयानक हो गया था और आग ने देवी को और देवी की सासू माँ दोनों को अपने में लपेट लिया और ये दोनों लोग दुनिया छोड़ दिए। गांव वाले जो थे वे लोग बहुत मेहनत किए और उन लोगों ने आगे चल के आग पे काबू पा लिया और लोगों को पता चल गया कि दोनों सास बहू दुनिया छोड़ दिए हैं। और लोगों को पता ही नहीं चला कि आग कैसे लगी। और रेखा इतनी ज्यादा लड़ाकन थी कि उसके ऊपर कोई भी फिंगर नहीं उठा सकता था। फिंगर कोई कैसे उठाएगा, उसके लिए साबुत होना जरूरी है, लेकिन किसी के पास कोई भी साबुत नहीं था, इसीलिए बात यहीं पे दब गई। दोस्तों, गांव वालों को लगा कि यह बात यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे यह बात खत्म नहीं हुई। इसके आगे भी बहुत कुछ खिंचा। जैसे कि कुछ महीनों बाद जब गोपाल घर लौटा तो उसको पता चला कि उसकी माँ और बीवी दोनों दुनिया छोड़ दिए हैं। तो गोपाल बहुत ज्यादा रोया और उसके बाद जो भी सामान वह घर लेके आया था वह अपने सामान के साथ लौट गया। गोपाल कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। वह लौटकर अपने भाई के पास कोलकाता भी नहीं गया। जब मदन घर पे लौटा और उसको पता चला कि मतलब उसकी माँ के साथ और उसकी जो भवा थी यानी गोपाल की बीवी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, उसको भी सच्चाई नहीं पता थी। मतलब यहाँ पे सारे लोगों के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल हो गया था।
लेकिन कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा हादसा हुआ। पता है किसके साथ हुआ? जो रेखा थी उसके ऊपर कोई आत्मा आ गई। अब वह हर रोज खेलने लगती थी। पहले तो लोग नहीं समझते थे कि रेखा का ऐसा व्यवहार कैसे हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब वह बकना स्टार्ट की तब अड़ोस पड़ोस को लग गया कि इसके ऊपर आत्मा आ रहा है। लोगों ने क्या किया कि तांत्रिक को बुलवाया और रेखा को दिखवाया। जब तांत्रिक घर पे आया तब जाके खुलासा हुआ कि रेखा के ऊपर आने वाली कोई और आत्मा नहीं, देवी की आत्मा है। दोस्तों, देवी की जो आत्मा थी वह रेखा को हमेशा पकड़ लेती थी। जब रेखा को छोड़ती थी तब रेखा की बेटी को पकड़ लेती थी। मतलब माँ और बेटी दोनों को इतना ज्यादा खिलाती थी कि पूरे गांव वाले यह सीन देखते थे। जब गांव वाले देखते थे तो गांव वाले बोलते थे कि तुम क्यों आ जाती हो देवी, आखिर रेखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब रेखा चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि सब कुछ उजाड़ने वाली यह माँ और बेटी है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले बहुत सारे तांत्रिक को बुलाते भी थे, क्योंकि जो मदन था वह बाहर रहता था, इसीलिए मदन को नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। और पहले फोन भी नहीं था, इसीलिए अड़ोस पड़ोस और गांव वाले तांत्रिक बुला के दिखाते थे। जब तांत्रिक घर पे आता था तब वह चुड़ैल भाग जाती थी, यानी कि देवी की आत्मा भाग जाती थी। लेकिन जब तांत्रिक चला जाता था फिर वह आके पकड़ लेती थी। बहुत सारे तांत्रिक ने इन माँ बेटी को ताबीज वगैरह दिया, फिर भी उसका कोई असर नहीं। जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मतलब गांव वाले भी बोलते थे कि देवी जब दुनिया छोड़ी थी उस समय वह प्रेग्नेंट थी, और ऐसी आत्माएं, मतलब जो प्रेगनेंसी में जो औरत दुनिया छोड़े उसकी जो आत्मा होती है वह बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, और वह आत्मा जल्दी किसी के हाथ नहीं लगती। यहाँ पे देवी की आत्मा जो थी वह जिद्दैल थी। वह आत्मा रेखा और रेखा की बेटी को जान से नहीं मारना चाहती थी, वह इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ तड़पाना चाहती थी, सताना चाहती थी। जब ये लोग एकदम से बुरे कंडीशन में हो जाते थे तब वह छोड़ देती थी, जब ये लोग नॉर्मल होते थे फिर वह पकड़ लेती थी। इन लोगों के साथ उसने बहुत ज्यादा बुरा किया। रहा सवाल रेखा की बेटी का, तो उसकी तो कभी शादी ही नहीं हुई, क्योंकि गांव वाले जान चुके थे कि रेखा की बेटी पे ना आत्मा आती है, इसीलिए जो भी रिश्ता फिक्स होता था गांव वाले सच बता देते थे उस लड़के के परिवार वाले को कि लड़की को ऊपर आत्मा आती है, अगर आप उससे शादी करोगे तो आपका घर परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। मतलब गांव वाले जो थे ना वह हमेशा सच बोलते थे, और गांव वालों को पता चल चुका था कि रेखा ने यह सारा का सारा कांड किया है, इसीलिए रेखा आज भुगत रही है। इसीलिए गांव वाले देवी की आत्मा के सामने नहीं आते थे। देवी की आत्मा क्या कर रही है वह लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। वह बोल देते थे कि तुम लोगों ने जैसा किया है वैसा तुम लोग भरपाई कर रहे हो, यह तुम्हारा आपस का मैटर है, आपस में समझो। मतलब जो सच्चाई थी वह खुल चुकी थी। दोस्तों, कुछ महीने बाद जब मदन घर पे लौटा तो उसको पता चला कि उसकी बेटी और बीवी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने देवी की आत्मा से माफी मांगा। फिर भी देवी की जो आत्मा थी वह शांत नहीं हुई। उसने बोला कि ना, जब तक ये दोनों रहेंगे जीवित तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इनकी कंडीशन ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा किया है। दोस्तों, उस दिन के बाद से मदन बाहर कमाने नहीं गए, वह घर पे ही रहते थे और बड़े बड़े तांत्रिक से अपनी बीवी और बेटी को दिखाते थे, इस उम्मीद में कि वह आत्मा छोड़ देगी। वह आत्मा कुछ समय के लिए छोड़ती थी, जब अच्छा कोई तांत्रिक मिल जाता था ना तो कुछ समय के लिए छोड़ती थी, लेकिन आगे चल के फिर पकड़ लेती थी। यह खेल कभी खत्म ही नहीं हुआ। लोग ऐसा बोलते हैं कि बुढ़ापे तक जो लड़की थी ना, उसके बुढ़ापे तक वह आत्मा उसके ऊपर आई, और उस लड़की ने जब दुनिया छोड़ा उस दिन के बाद से वह आत्मा दोबारा उस गांव में दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस लड़की की शादी नहीं हुई, उसका घर परिवार नहीं बसा, इसीलिए आत्मा वहां पर शांत हो गई। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।